आज हम बात करेंगे जिप्सम प्लास्टर पे। जिप्सम प्लास्टर के बारे में मैथोलॉजी, बेनिफिट्स क्या हैं उसके, और साइड एग्जीक्यूशन उसको कैसे करते हैं, उसका क्या वर्किंग प्रोसीजर है, क्या है, वो सब बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि जिप्सम प्लास्टर क्या है। जिप्सम प्लास्टर एक अल्टरनेटिव सीमेंट सैंड प्लास्टर का है। पहले हम सीमेंट सैंड प्लास्टर जो करते थे उसका अल्टरनेटिव अभी जिप्सम प्लास्टर आया है। सिंगल कोट में होता है ये, और ये बनाया जाता है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट से। इससे इनको बनाते हैं और वाइट कलर का रहेगा। इसके जो की बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 75% प्रोजेक्ट का टाइम है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसमें लेबर वगैरह बहुत कम लगती है और बहुत ही कम लेबर में, कम मैन पावर में काम हो जाता है। दूसरा है कि 35% ये वेट रिड्यूस भी करता है, क्योंकि ये लाइट वेट है कंपेयर टू सीमेंट एंड प्लास्टर का करेंगे तो ये बहुत लाइट वेट है। तो इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम बात करते हैं जिप्सम प्लास्टर वर्सेस सीमेंट प्लास्टर की कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो मोस्टली अगर हम देखेंगे सबसे पहले मेन है क्यूरिंग। जैसे अगर हम बात करते हैं टाइम कैसे कम लगेगा, क्यूरिंग इसमें हमें सीमेंट सैंड प्लास्टर में मिनिमम 7 डेज क्यूरिंग करनी पड़ेगी, जबकि हमें जिप्सम प्लास्टर में क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है सेटिंग टाइम। इसका सीमेंट सैंड प्लास्टर 24 घंटे मिनिमम रहता है, इसका 25 से 30 मिनट का सेटिंग टाइम है। सरफेस फिनिश, हमें अगर सीमेंट सैंड प्लास्टर करते हैं फिनिश उतनी अच्छी नहीं मिलती है, तो उसमें हमें पनिंग करनी पड़ती है। पनिंग एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट है। इस पे हम डायरेक्ट पुट्टी करके प्राइमर पेंट कर सकते हैं। दूसरा वेट जो है इसका हैवी वेट है, सीमेंट सैंड प्लास्टर का ये लाइट वेट है। क्रैक रेजिस्टेंस, इसमें हाई क्रैक आते हैं, सीमेंट सैंड प्लास्टर में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आते हैं जिसको जिप्सम प्लास्टर में बहुत रिड्यूस करते हैं हम। बहुत रिड्यूस किया गया है, क्योंकि जिप्सम प्लास्टर में बहुत बहुत कम क्रैक हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। थर्मल इंसुलेशन की बात करें तो सीमेंट सैंड प्लास्टर में बहुत लो है, और जिप्सम प्लास्टर में थर्मल इंसुलेशन बहुत हाई है। साउंड इंसुलेशन भी इसमें लिमिटेड है सीमेंट सैंड प्लास्टर में, और जो हमारा जिप्सम प्लास्टर है उसमें गुड एकस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो हमारा साउंड इंसुलेशन भी अच्छा है। फायर रेसिस्टेंस भी इसमें मॉडरेट है सीमेंट सैंड प्लास्टर में, और इसमें हमारा एक्सीलेंट है। एप्लीकेशन स्पीड की अगर बात करते हैं तो हमारा बहुत स्लो है इसमें, सीमेंट सैंड प्लास्टर में बहुत स्लो है, क्योंकि उसमें हमारा बहुत ज़्यादा लेबर लगती है। और जिप्सम प्लास्टर में बहुत कम लेबर में, बहुत कम मटेरियल में, स्टॉक इतना नहीं रखना, आपको एक कमरे में स्टॉक रख दिया और हम काम कर सकते हैं, तो हमारी बहुत ही सेव हो जाती है उसमें, लेबर बहुत फास्ट हो जाता है। वर्केबिलिटी, ये इजी टू अप्लाई है। एक बैग लिया, मिक्स किया, और उसको हम आराम से मिक्स कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सीमेंट सैंड प्लास्टर में बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, ले, बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए, और उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत सारा लेबर चाहिए। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करते हैं जो जिप्सम प्लास्टर का है, तो उसका सेटिंग टाइम 25 से 30 मिनट रहता है। कवरेज 20 से 22 स्क्वायर फीट पर 20 से 22 पर स्क्वायर फीट आएगा। 20 से 22 स्क्वायर फीट पर 25 kg का बैग में 12 mm थिकनेस पे। अगर हमारा थिकनेस वेरी करेगा तो हमारी उसका जो कवरेज है तो वो कम ज़्यादा हो जाएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 60 to 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में आती है, डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर। बल्क डेंसिटी इसकी जो है 650 से 900 kg है, जो कि हमारी कंपेयर टू सीमेंट सैंड प्लास्टर बहुत कम है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट भी है और हमारा वेट भी रिड्यूस करता है। सेल्फ लाइफ जो है इसकी 3 से 6 महीने की रहती है, डिपेंड करता है आपका मैन्युफैक्चरर का। जो हमारा मैन्युफैक्चरर है डिफरेंट डिफरेंट रहती है कि किसकी कितनी है, वो आपको बैग के ऊपर पड़ी मिल जाएगी। इसके जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड है, ASTM है, जो इसको कंप्लाई करते हैं। IS कोड 2547 पार्ट 1 पार्ट 2, ये दोनों इसको कंप्लाई करते हैं। इसके हिसाब से हम इसको करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्री एप्लीकेशन। जो साइट पे प्रॉब्लम होती है कि साइट पे हम प्री एप्लीकेशन कैसे करें। अरे पॉज करो। प्री एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्री एप्लीकेशन में जो हमारा सबसे पहले आता है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, चाहे जिप्सम की हो, चाहे कोई भी प्लास्टर हो, कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सरफेस प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा वहाँ से एक लेयर बन जाता है, तो बॉन्डिंग के लिए वही सबसे ज़्यादा काम करता है। सरफेस प्रिपरेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो सरफेस प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या करना है, ब्लॉक वर्क का जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर रैक्ड हो, वो प्रॉपर रैक होगा तो हमारी बॉन्डिंग जिप्सम की अच्छी बनेगी। दूसरा है जो हमारा RCC सरफेस है वो प्रॉपर हैक होना चाहिए।
और हैक करने का मतलब है कि कम से कम डेप्थ उसकी 2 से 3 mm जब हैक होगा तब वो हैक प्रॉपर होगा, और पर स्क्वायर फीट 40 से 42 40 to 42 नॉच मारना है, तभी वो प्रॉपर हैक होगा। ये इसके रिप्लेसमेंट में हम बॉन्डिंग एजेंट भी यूज करते हैं। अगर बॉन्डिंग एजेंट यूज करना है तो हमें हैकिंग की जरूरत नहीं है। हैकिंग करनी है तो ये प्रॉपर हमें 42 नॉट्स पर स्क्वायर फीट मानने पड़ेंगे। इसके पहले हमारा प्लास्टर से पहले ऑल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग जो भी सर्विसेज कंड्यूट्स हैं वो 100% हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद ही हम उस पर प्लास्टर कर सकते हैं। बीम ब्रिक जॉइंट जो है, बीम और ब्लॉक का जो जॉइंट आता है उसको या तो नॉन स्विंग ग्राउट से भरें, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बोलता है थिक सीमेंट एंड उससे हम फिल कर सकते हैं। वो प्रॉपर फिल हो जाए उसके बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें फाइबर मैश अप्लाई करनी है। फाइबर मैश रिकमेंडेड है कि 145 जीएसएम की ही अप्लाई की जाए। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करते हैं 145 जीएसएम की चिकन मैश जो फाइबर मैश है वो कंप्लीट ब्लॉक वर्क के ऊपर में अप्लाई करना है, और उसको मिनिमम 100 mm आरसीसी के ऊपर ओवरलैप करनी है। सरफेस क्लीन 100% होना चाहिए। ऑयल, डस्ट, लूज पार्टिकल्स जो भी हैं वो हमें सब निकाल देने हैं। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट आता है जो भूल जाते हैं लोग साइड पे, जो छूट जाता है जिससे बहुत बड़ी एक वो है, तो वो वाल हमारा थोड़ी वेटेड होना चाहिए। वेट करने के लिए क्या करना, हमें क्यूरिंग नहीं करनी है। उस पे हमें जो पेंट रोलर आता है या फिर कॉटन क्लॉथ वो भिगाना है और उससे अप्लाई कर देना है। उससे क्या होगा, हमारा जो डस्ट है वो 100% क्लीन हो जाएगी, और जो भी हमारा एसी ब्लॉक मॉइस्चर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है वो हमारा सरफेस पे मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा। जब हम जिप्सम करेंगे तो उसका वाटर वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, तो हमारी बॉन्डिंग प्रॉपर आ जाएगी। उसके लिए जो टूल्स वगैरह हम यूज करते हैं, टूल्स प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे तो प्रॉपर काम नहीं हो पाएगा। प्रॉपर टूल्स होने चाहिए। उसके लिए मिक्सिंग इक्विपमेंट के लिए लार्ज बकेट एक 15 लीटर का हो, ड्रिल विद पेडल अटैचमेंट हो, जो हम मैकेनिकल स्टेयर यूज करते हैं स्लो स्पीड का, उससे ही मैकेनिकल मिक्स ही हमेशा जिप्सम करनी चाहिए, मैनुअल मिक्स ना करें। फिनिशिंग ट्रॉवल, बकेट ट्रॉवल, हैंड बोर्ड ये सारे होने चाहिए। लेबलिंग टूल्स के लिए फ्लोट, वुडन मेटल आता है, वुडन का आता है, मेटल का आता है फ्लोटर, उससे हम प्रॉपर उसका अप्लाई वो स्मूथनेस कर सकते हैं। फिनिशिंग टूल्स, स्पंज, स्क्रैपर ये होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट, स्कैफोल्डिंग, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, वो आपका साइड कंडीशन के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है वो 100% हमें पीपीई फॉलो करना है। अब हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल के जो टूल्स हैं वो लेबलिंग, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमारा स्पिरिट लेवल होना चाहिए, टेप होना चाहिए, थिकनेस गेज, लाइन डोरी, ये मिनिमम टूल्स हैं। और सारे लेजर वगैरह बहुत सारे आते हैं जो आप प्रॉपर डायमेंशन वगैरह निकाल सकें। ये मिनिमम टूल्स हैं कि जो हाथ में होने चाहिए। जो भी क्वालिटी वाला जाता है, कोई भी इंजीनियर है साइड पे जाता है, तो टूल्स होने चाहिए जिससे वो प्रॉपर चेक कर सकें। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग प्रोसीजर की। मिक्सिंग प्रोसीजर जो होता है, तो हमें पहले क्लीन वाटर लेना है, ड्राई बकेट होनी चाहिए। कभी भी क्लीनिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए अगर आप देखेंगे ना, कोई भी पाउडर मिक्स करते हैं तो वाटर टू पाउडर रेशियो हमेशा होता है। कभी भी हमें पाउडर टू वाटर नहीं करना है। तो इसका मतलब पहले हमें वाटर डालना है, वाटर यूज करना है जो मेजरिंग करके, उसके बाद उस पर जिप्सम डालनी है पाउडर, फिर हमें मैकेनिकल स्टेयर से उसको प्रॉपर मिक्स करना है 2 to 3 मिनट्स। जो हमारा मोस्टली मैन्युफैक्चरर के जो रिकमेंडेशन है, तो 1:1.5, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा मैन्युफैक्चरर वाइज, बट 1:1.5 में हमारा कंसिस्टेंसी आ जाती है। वो हमारा रेशियो रहना है। 1 लीटर वाटर अगर है तो 1.5 kg उसका जिप्सम होगा। उस कंसिस्टेंसी में हमें प्रॉपर मैकेनिकल मिक्स करनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो हमें एप्लीकेशन कभी भी जिप्सम हमें सीलिंग से स्टार्ट करनी है। पहले सीलिंग करना है, फिर हमें वाल पे आना है। उसके लिए जो पहले बताया था, तो सबसे पहले हमें जो आरसीसी है उस पर बॉन्डिंग एजेंट या हैकिंग करना है, वो हो गया। उसके बाद में हमें क्लीन क्लॉथ से, वाटर से और पेंट रोलर से उसको हमें वेट करना है सरफेस को हल्का सा। उसके बाद में हमें 2 से 3 mm, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम फुल वॉल पे मैश लगाते हैं तो हमें पहले क्या करना है, 2 से 3 mm का जिप्सम हमें पहले वॉल पे पूरा कंप्लीट लगाना है। एक साइड से लगाना है, पूरा नहीं लगाना है, एक साइड से लगाना है, फिर उसके ऊपर मैश लगाना है। मतलब सैंडविच हमें बनाना है, क्योंकि अगर हम पीछे बैक बैक बटरिंग नहीं करेंगे और हमने मैश लगा दी तो वो प्रॉपर एरिया कवर नहीं करती, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। तो 2 से 3 mm हमें पहले बैक बटरिंग करनी है, फिर हमें मैश लगानी है, फिर उसके बाद में ऊपर से उसके ऊपर जिप्सम करनी है। जिप्सम एक कोट और चिपकाने के लिए लगाना है, हल्का सा हल्का लेयर। उसके बाद आप ये हो गया। उसके बाद आपको लेवल पैड लगाने हैं। लेवल पैड लगा लिया। लेवल पैड लगाने के बाद में उसको स्ट्रेट एज से पूरा डायगोनल वगैरह जो चेक करने हैं, रूम का डायमेंशन पूरा डायगोनल निकालने हैं, उसके बाद ही हम उस पर जिप्सम कर सकते हैं। तो ये दो दो तीन चीज।
तो इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहले है कि जो हम वाल को वेट करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो मैश लगाते हैं, मैश के पीछे बैक बटरिंग, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दोनों चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए कभी भी जिप्सम प्लास्टर हम करते हैं। जो सीक्वेंस है जो आपको बताया वही दिया है कि स्टेप 1 में हम पहले मैं जिप्सम लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम मैश लगाते हैं। ये सैंडविच जो हमारा मेथड है उसके हिसाब से करते हैं। उसके बाद थिकनेस रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो थिकनेस हमारा फर्स्ट कोट का जो है वो 10 से 15 mm है। एक कोट में अगर हम जिप्सम करते हैं, ये बंद करो, थिकनेस फर्स्ट कोट में 10 to 15 mm मैक्सिमम कर सकते हैं। और अगर हमें 2 कोट में करना है, 2 कोट मतलब 20 mm तक हम जिप्सम जा सकते हैं मैक्सिमम, तो दूसरे कोट में हमारा 3 से 8 mm का हम जिप्सम कर सकते हैं। टोटल 20 mm से ऊपर हमें नहीं जाना है। सीलिंग में 6 to 10 mm, 10 mm से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि नहीं तो वो गिरने के, डिबॉन्डिंग होने के चांस रहते हैं। सरफेस क्वालिटी चेक, हमें लाइन, लेवल, प्लम ये सब देखना है। सरफेस फिनिश स्मूथ होनी चाहिए, क्रैक फ्री होनी चाहिए, ये हमें प्रॉपर चेक करना है पेंटिंग से पहले। स्ट्रेंथ टेस्टिंग जो है इसकी, कंप्रेसिव एंड फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, वो रैंडम लैब में होता है। अडेशन टेस्ट, प्रॉपर बॉन्डिंग टू सरफेस है कि नहीं, वो हमें बॉन्डिंग देखते हैं, उसके लिए हम पुल आउट टेस्ट करते हैं, पुल आउट एडेशन टेस्ट करते हैं, उससे हमें वो मिलता है। क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग जो होती है उसके लिए हम जो लैब में इक्विपमेंट्स यूज करते हैं वो है फ्लो लेवल वगैरह चेक करते हैं, पुल ऑफ एडेशन टेस्ट करते हैं, लैब में हम टेस्ट करते हैं, साइड पे इसका नहीं है। सबसे मेन चीज़ आती है कि हम क्या इसमें करें क्या ना करें, डूज और डोंट्स। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो हमें मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रॉपर फॉलो करना है, उसके बिना हमें नहीं काम करना है। दूसरा है जो वाटर और पाउडर रेशियो है वो प्रॉपर हमें मेंटेन करके रखना है। सर्टिफाइड टूल्स जो हैं, प्रॉपर टूल्स हमें उसको यूज करना है। अगर टूल्स हम प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो हमारी उसमें प्रॉपर हम काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारा सरफेस प्रिपरेशन है, वो फिर से बता रहा हूँ, सरफेस प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें प्रॉपर करनी है। सरफेस प्रिपरेशन में बिल्कुल भी वो नहीं हो रखना है। ट्रेंड वर्कर जो हैं, वर्कर हमारे ट्रेंड होने चाहिए। वर्कर अगर ट्रेंड नहीं होंगे, अगर हम किसी और दूसरे को लगा दिया जिसको जिप्सम के बारे में मालूम ही नहीं है, तो हमारा काम खराब करेंगे। तो हमें ट्रेंड वर्कर जिस जिप्सम के ही, जिनको हमें ट्रेनिंग प्रॉपर दें, उसके बाद उनसे हम काम कराएं। क्या नहीं करना है, कभी कभी साइड पे होता है कि वाइट सीमेंट रखा है और वर्कर ने वाइट सीमेंट उसमें जिप्सम में ऐड कर लिया, तो सीमेंट कभी हमें जिप्सम में ऐड नहीं करना है। डैम्प वाल पे हमें कभी अप्लाई नहीं करना है जिप्सम, वो हमें खाली हल्का सा वेट करना है, डैम्प नहीं करना है। ओवर ट्रैवलिंग हमें अवॉइड करनी है, ओवर ट्रैवलिंग नहीं करनी है। 20 mm मैक्सिमम जो थिकनेस है उससे ज़्यादा हमें थिकनेस नहीं करनी है, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उससे ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा है। एक्सटीरियर में रिकमेंडेड नहीं है जिप्सम प्लास्टर, हमें एक्सटीरियर में नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं फाइनली डॉक्यूमेंटेशन का। काम तो हो गया, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा मेटेरियल कंजप्शन रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमारा कितना मेटेरियल आया, कितना लगा, उससे हमें थिकनेस का भी मालूम रहेगा और हम कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो कंजप्शन रिकॉर्ड होना चाहिए। मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट आता है, उसका देखना है। मटेरियल रिपोर्ट इंस्पेक्शन, मटेरियल रिक्वेस्ट इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड MRIR, वो हमें प्रॉपर चेक करना है, उससे हमें मटेरियल का एक्सपायरी वगैरह और हमें सारा रिकॉर्ड मिल जाता है। चेकलिस्ट फॉलो करना है, विदाउट चेकलिस्ट हमें काम नहीं करना। चेकलिस्ट में सारा सीक्वेंस मिल जाएगा क्या क्या आपको करना है। और हम इसमें जब सक्सेस अगर हमें होना है प्रोजेक्ट में, अगर हम सक्सेस होते हैं तो उसके लिए हमारा सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है कि हम प्रोजेक्ट में कैसे जिप्सम प्लास्टर से सक्सेस हों, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग के हम काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट सपोज है 10 टन का हमने रिक्वायरमेंट दिया और 10 टन हमारा कंज्यूम होगा अगले 1 साल में, तो वो हमारा 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, 6 महीने आधा हमारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी मटेरियल सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वालिटी मटेरियल सिलेक्शन हमें प्रॉपर करना है। स्किल्ड वर्कफोर्स का ट्रेनिंग कंटिन्यू होना चाहिए, उससे हमारा जो हमारी वर्कमैनशिप है वो इम्प्रूव होती रहती है कंटिन्यू। रेगुलर क्वालिटी मॉनिटरिंग चाहिए, विदाउट क्वालिटी मॉनिटरिंग के हम उसमें फिसल जाएंगे, क्योंकि रिवर्क होगा तो हम और हमारा डिले होगा काम। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी, जो हमने पहले बात की, सेफ्टी प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है। ये सारा काम जितना भी है काम के साथ साथ हमें सेफ्टी प्रोटोकॉल बहुत फॉलो करना है। थैंक यू।